हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेम की रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। और नाम की रिएक्शन आपको तैयार कैसे करनी है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। अब एग्जाम में आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं नेम की रिएक्शन जो कि नाम से तो आती ही है और किस तरीके से पूछी जाती है, आइए समझते हैं नाम की रिएक्शनों को। नाम की रिएक्शन की अगर हम बात करें, पहला ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है हेलो एल्केन या हेलो एरिन। पहले ही चैप्टर में जो नाम की रिएक्शन है वो है वोल्टेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं हैं लगातार एग्जाम में आती हैं, नाम से भी आती है और दूसरे तरीके से भी पूछी जाती है। इन अभिक्रियाओं को समझने से पहले आपको एल्किल ग्रुप के बारे में समझना होगा। देखिए, एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं? आर। यह होता है एल्किल ग्रुप और इसका जो अनुसूत्र होता है CnH2n+2 ये एल्किल ग्रुप का सूत्र होता है। इसका मतलब जितने आप कार्बन की संख्या लिखेंगे, अगर आपने कार्बन की संख्या लिखी है 3 तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी दोगुना करके एक जोड़ दीजिए 7, तब इसको हम कहेंगे प्रोपिल। ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल। इसी तरीके से आपने अगर कार्बन की संख्या ली है 2 तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी दोगुना करिए 2 दूनी 4 और 1 5, तब इसको हम कहेंगे एथिल ग्रुप। इसी तरीके से अगर आपने कार्बन का लिया है 1 तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे 3 और इसको कहेंगे हम मैथिल। तो यही होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप समझने के बाद अब आप समझिए एराइल ग्रुप के बारे में। एराइल ग्रुप जिसको हम प्रदर्शित करते हैं AR से, ये होता है एराइल ग्रुप। अब ये कैसे निकाला जाता है? जो बेंजीन की रिंग होती है, ये बेंजीन, इसका अनुसूत्र होता है C6H6। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हमें एराइल समूह प्राप्त होता है। यह होता है एराइल समूह और इसे लिखा जाता है C6H5 और इसे कहते हैं हम फेनिल। अब बस इतना आपने समझ लिया हो तो आइए ये वोल्टेज अभिक्रिया कैसे बनाई जाती है उसके लिए जो मैंने यहां डायग्राम बनाया बस उसको दिमाग में रखिए और देखिए कितनी इजी से आप रिएक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर वोल्टेज अभिक्रिया की बात करें, यहां देखिए, अगर एक एल्किल ग्रुप से दूसरा एल्किल ग्रुप मिल जाए, एक एल्किल ग्रुप से दूसरा एल्किल ग्रुप मिल जाए तो एल्केन बनती है। क्या बन जाती है? एल्केन बन जाती है और इसी को ही कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। यह होता है काम सोडियम की उपस्थिति में और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अभी समीकरण करके दिखाऊंगा, बस आपको क्या याद रखना है कि जब दो एल्किल समूह मिलने वाली अभिक्रियाओं को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अगर बात करें फिटिंग की, फिटिंग में होता है जब दो एराइल समूह आपस में मिल जाते हैं, इसमें दो एराइल समूह ये वाले, तब उसे हम कहेंगे फिटिंग अभिक्रिया। नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया पूछी जाती है, लगातार बोर्ड में आता है। बस आप पहले ये डायग्राम दिमाग में रखिए, तुरंत रिएक्शन आप बनाना सीख जाएंगे। तीसरा देखिए, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखो इसमें वोल्टेज नाम भी है और फिटिंग भी है। वोल्टेज फिटिंग में क्या होता है? जब एक एराइल समूह एक एल्किल समूह मिलता है, दोनों, एक एराइल समूह एक एल्किल समूह, दोनों के मिलने की अभिक्रिया को हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये भी आपकी समझ में आ गया हो तो अब देखिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है? इसे कहते हैं हैलोजन विनिमय। एक हैलोजन से दूसरी हैलोजन का विस्थापन होना, यानी कि जब बेंजीन की रिंग पे आप F फ्लोराइड अणु आ जाता है तो वही अभिक्रिया कहलाती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब आप समीकरण सीखिए कि समीकरण बनती कैसे हैं, ये समझिए। पहले समीकरण देखिए बनती कैसे हैं, समीकरण बनाना आपको सिखा देते हैं। चलिए समीकरण की बात करते हैं। इसे नोट कर लिया है तो अब आप देखिए कितने इजी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ये समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्टेज अभिक्रिया की,
वोल्टेज अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है और लगातार एग्जाम में आ रही है, किसी ना किसी रूप में तो आएगी। आप बस इसके स्वरूप को समझिए, देखिए अब आप कितनी इजी से इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले वोल्टेज अभिक्रिया की अगर हम बात करें, यहां देखिए वोल्टेज अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको लेना है एल्किल ग्रुप RX, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, एक और एल्किल हैलाइड अणु ले लीजिए, दो एल्किल हैलाइड अणु लगते हैं और ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो दो R मिलते हैं। यही तो कहा था एल्किल एल्किल समूह, दो R, ये R और ये R मिल जाते हैं और 2NaX बाहर हो जाएगा। 2 इसलिए कि X के अणु 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाती है वोल्टेज अभिक्रिया, दो एल्किल समूह का मिलना। अब आप बोर्ड में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आपको वहां बनानी हो एथेन, यानी कि आपने अगर यहां लिखा एल्किल ग्रुप की जगह CH3 मैथिल ले लिया और X की जगह Cl, मैथिल क्लोराइड प्लस 2Na, ऐसा क्या ऐसा ही प्लस या फिर मैथिल लीजिए CH3Cl और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही लेनी है ये। तो देखिए क्या होना है, 2R CH3 दोनों R मिल गए तो देखिए एथेन बन गई, C2H6 बन गई नहीं एल्केन, यही तो है एल्केन बनाने की विधि। तो वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा आप बनाते हैं एल्केन, एथेन बनी है। जब आप मैथिल लेंगे तो एथेन बनेगी, कार्बन के दुगना हो जाएंगे, एक कार्बन लोगे तो 2 कार्बन वाली बनेगी, 2 कार्बन लोगे तो 4 कार्बन वाली बनेगी। ये ध्यान रखना, दुगना हो जाती है कार्बन की संख्या। इस तरीके से इसे कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया होती है दो एल्किल समूह का मिलना। क्लियर बात हो गई समझ में। अब देखिए अगर आती है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग में क्या बताया था, दो एराइल समूह। चलिए दो एराइल समूह ले लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दो एराइल समूह किस तरीके से लेना है। बेंजीन की रिंग, बेंजीन बनाइए एराइल समूह और इसके ऊपर लगाइए Cl ले लेते हैं, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो RX का मतलब तो यही हुआ, अब क्या हमने R लिया एराइल समूह में, प्लस यही अभिक्रिया देखिए 2Na और प्लस फिर R बेंजीन रिंग के रूप में लिखिए और इसके ऊपर लगाइए Cl, ठीक है। और ये भी होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब के क्या बताया था, दो एराइल समूह का मिलना। तो देखिए कितने इजी से आप दो एराइल समूह आपस में मिला दीजिए, ये मिल गए दो एराइल समूह और ये बन गया डाइफेनिल। डाई माने दो और फेनिल माने दो समूह मिल गए, डाइफेनिल बन जाता है और प्लस 2NaCl बाहर, 2NaCl बाहर। तो देखिए सेम यही अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया से आप सारी अभिक्रिया आसानी से बना सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना था, एल्किल समूह का मिलना वोल्टेज अभिक्रिया और दो एराइल समूह का मिलना फिटिंग अभिक्रिया। ये भी समझ में आ गया आपकी। अब वोल्टेज फिटिंग देखिए, देखो इसमें नाम आया वोल्टेज और फिटिंग। वोल्टेज अगर नाम आए तो एक तो ले लीजिए एल्किल समूह, एक एराइल समूह। क्लियर। अब देखिए कैसे, इसी समीकरण को देखिए, तीसरी समीकरण भी बना देते हैं बहुत इजी से। सबसे पहले आपको लेना है एक एराइल समूह, क्लोरोबेंजीन ही ले लीजिए Cl, एक एराइल समूह लेना है। इसके बाद प्लस सोडियम धातु तो लेनी ही लेनी है, प्लस अब के लेना है एक एल्किल समूह यानी कि CH3Cl ले लीजिए, एक एराइल समूह एक एल्किल समूह। दोनों जब आपस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है, ये भी दोनों जब आपस में मिलेंगे, यहां बना देते हैं ये देखिए, और इसके ऊपर 2R का एक एल्किल समूह तो एराइल का, एक एल्किल समूह एल्किल वाला R, तो ये बने टालुइन, टालुइन और प्लस 2NaCl तो बने ही बनेगा। इस तरीके से आपको नाम की रिएक्शन वोल्टेज अभिक्रिया वाली तीनों याद हो गई। अब कैसे याद हुई, दो एल्किल समूह का मिलना वोल्टेज और एक दो एराइल समूह का मिलना फिटिंग, एक एराइल समूह एक एल्किल समूह का मिलना वोल्टेज फिटिंग। तो बताइए कितनी इजी से आपने ये तीनों अभिक्रिया कर ली।
अब बात करेंगे इसी चैप्टर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। अगर आप स्वार्ट्ज अभिक्रिया कर रहे हैं तो स्वार्ट्ज भी देख लीजिए। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में करना क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए स्वार्ट्ज अभिक्रिया कैसे करनी है। यह होता है हैलाइड अणुओं का विनिमय। चलिए देख लेते हैं स्वार्ट्ज में। अगर आपने ली है यहां तो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, ये Cl, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3Cl, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आप ऐसा तत्व लीजिए जिसके साथ F आता हो, तो आप यहां ले लीजिए AgF, चाहे यहां भी ले लीजिए AgF। अब आप देखिए ये AgCl तो बाहर हो जाएगा AgCl, और ये F CH3 के साथ चला जाएगा CH3F, मैथिल फ्लोराइड बन गया और AgCl बाहर हुआ है। इसे ही कहते हैं एक हैलाइड के अणु का दूसरे हैलाइड के अणु से विस्थापन हो गया, तो यही कहलाती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अगर यहां Ag की जगह NaI ले लेते तो फिर यहां I आ जाता, फिर ये कहलाता फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। अगर NaI ले लेते तो फिर ये अभिक्रिया कहलाती फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। याद रखना F लिया है तो स्वार्ट्ज। तो इस तरीके से आपने हेलो एल्केन में जितनी भी नाम की अभिक्रियाएं हैं चारों की चारों 5 हो गई, फिंकलेस्टाइन भी आपने सीख ली। इसके बाद दूसरे लेसन की अगर हम बात करें, दूसरे लेसन देखो एक इसका स्वरूप बताया है ये भी समझ लीजिए वोल्टेज अभिक्रियाओं का। देखो 2 R का मिलना तो वोल्टेज रिएक्शन, एक एराइल समूह और एक R का मिलना, एक एराइल समूह एक R का मिलना, देखो ये रहा, तो ये कहता है वोल्टेज फिटिंग, और फिटिंग में 2 R का एराइल समूह का मिलना ये कहलाता है फिटिंग रिएक्शन। ये इसका पूरा का पूरा संक्षिप्त देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये तीनों कंपेयर करके यहां दिखाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब नेक्स्ट रिएक्शन की ईथर के चैप्टर पे आते हैं। ईथर मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले आप देखिए विलियमसन संश्लेषण नाम से भी अभिक्रिया पूछी जाती है, विलियम संश्लेषण, या ये भी पूछा जा सकता है ईथर के बनाने की विधि। बहुत ही इजी वे में समझा देते हैं। सबसे पहले विलियमसन संश्लेषण की बात करें, एल्कोक्साइड लेना है। ये एल्कोक्साइड क्या होता है ये मैं बता देता हूं, RONA, ये होता है एल्कोक्साइड, RONA को कहते हैं एल्कोक्साइड, ये लेना है और इसकी अभिक्रिया करा देनी है एल्किल हैलाइड से, यानी कि RH से। एल्किल हैलाइड से क्रिया करा देनी है तो ईथर बनता है, जो कि SN2 अभिक्रियाओं का उदाहरण भी है, जो कि SN2 अभिक्रिया का उदाहरण भी है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। यहां समझा देता हूं और अभिक्रिया भी आप तुरंत बना सकते हैं। RONA लिया आपने, ठीक है ना, एल्कोक्साइड, और जब इसकी क्रिया कराई आपने RH से, ये देखिए RH से अभिक्रिया कराई तो क्या होता है, ये जो Na होता है ये X को लेके बाहर हो जाता है, NaH बाहर हो जाता है और ROR बनता है। यही तो होता है ईथर का सूत्र। जब 2 एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आता है तो उसे ईथर कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़कर ईथर बना लेते हैं। अब अगर R की जगह आपने रखा C2H5 एथिल ग्रुप H5 रख दीजिए, तो देखिए R की जगह C2H5 आ जाएगा, यहां भी C2H5 आ जाएगा, तो डाई एथिल ईथर बन जाएगी। संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाते हैं, नाम से आती है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर ईथर क्लाइवेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्यों? ईथर क्लाइवेज जो रिएक्शन होती है, जब ईथर के ऊपर आप या तो HI की अभिक्रिया करा दे या HBr से अभिक्रिया कराते ईथर के, तो देखिए कौन कौन बनता है, एल्कोहल बनता है और एल्किल हैलाइड बनता है। दोनों ही आपके कोर्स में है। यहां बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है। अगर एल्कोहल बनाने की विधि आपसे पूछी जाए तो आपको इसी विधि का इस्तेमाल कर देना है, इसी का ही प्रयोग करना है। या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पूछी जाए तो इसी का ही प्रयोग करना है। समीकरण, आइए समीकरण भी दिखा देते हैं।
देखिए ये बताया था RON ने, अगर यहां R की जगह ले लेते हैं C2H5ON, इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर। जब इसकी क्रिया करा देते हैं एल्किल हैलाइड से C2H5Cl ले लीजिए, एथिल क्लोराइड से, RX का मतलब एथिल क्लोराइड से, तो क्या होता है NaCl तो बाहर हो जाएगा। चलिए NaCl तो कर देते हैं बाहर, ये हो गया। और जो बचेगा देखो यहां C2H5O, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो यही तो है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। तो विलियमसन संश्लेषण नाम से भी आती है, ईथर बनाने की विधि भी आती है। इस तरीके से ये हुई विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर आपने बना ली। अगर ईथर अपघटन की बात करें, ईथर अपघटन आते ही आप समझ जाना एल्कोहल बनाना है या कोई भी हैलाइड बनाना हो। अब देखिए कैसे, नंबर 1 अभिक्रिया पढ़ ली, नंबर 2 देखिए, आपको लेनी है ईथर, आपको ले लेनी है ईथर। यहां देखिए C2H5O, ये ली आपने ईथर। जब इसकी क्रिया आप करा रहे हैं HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो क्या होना है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, ये यहां से ब्रेक होके ये हाइड्रोजन का अणु यहां आ जाएगा और C2H5I इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5I। इस तरीके से आपने यहाँ अल्कोहल भी बना ली और यहाँ एथिल आयोडाइड RX भी बना लिया। तो इसलिए ये ईथर का अपघटन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये अभिक्रिया यहाँ समझाई है। नेक्स्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करें, ये देखिए फिनोल की बात करें, फिनोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से नाम की अभिक्रिया तो पूछ ही जाती है। आपको ये रिएक्शन कैसे याद रखनी है, पहले तो ये देखिए याद करने का तरीका बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछता है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे की विधि नाम से आती है ये, इसमें आपको चाहिए फिनोल और फिनोल से बनता है सैलिसिलिक अम्ल। याद रखना फिनोल से क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। सबसे पहले जब आप ये अभिक्रिया सीख रहे हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला लिख देते हैं, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH और COOH ये ग्रुप जुड़ता है तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र नोट कर लेना है, रिएक्शन अभी थोड़ी देर में समझा देंगे। इसी के साथ अगर आपने लिया है फिनोल, फिनोल से अगर आप बना रहे हैं सैलिसिल्डिहाइड, तब इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगा के और CHO लगाइए, इसे तो कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और इसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं एल्डिहाइड फिनोल से तो ये अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। अगर आप बना रहे हैं फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, फिर इस अभिक्रिया को कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। तीसरी सैंडमायर अभिक्रिया भी समझिए, ये भी नाम से आती है सैंडमायर अभिक्रिया। आपने कोई भी डाई एजोनियम अगर लवण लिया है, डाई एजोनियम लवण अगर आपने लिया है और उसमें उस पे आके जुड़ रहा है Cl या Br या Cn, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और इनमें से तीनों में से कोई भी आके जुड़ जाए बेंजीन के रिंग पे, या तो Cl या Br या Cn, तब ये अभिक्रिया कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया। और इसी तरीके से गाटरमान रिएक्शन में भी यही तीनों, ये दोनों आके जुड़ते हैं या तो Cl या Br बेंजीन के रिंग पे, तो वो अभिक्रिया कहती है गाटरमान अभिक्रिया। दोनों में क्या अंतर होता है ये अब आपको समीकरण के द्वारा समझा देते हैं। चलिए समीकरण देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के रिंग के ऊपर N2Cl, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये देखिए ये बेंजीन के रिंग के ऊपर आपने लिख दिया N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं HBr से कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, यहां देखिए कॉपर पाउडर लिया है, बस यही अंतर होता है, कॉपर पाउडर लिया है तब इसको कहेंगे गाटरमान रिएक्शन, कॉपर पाउडर। तो इसमें ये जो Br का अणु है ये बेंजीन की रिंग के ऊपर Br आके जुड़ जाता है, ब्रोमो बेंजीन बन जाती है, ये बनती है ब्रोमो बेंजीन। और साथ के साथ ये N2 यहां से बाहर हो जाती है, N2 बाहर हो जाती है। किससे करा रहे हम, हाँ यहाँ तो आपको, हाँ यहाँ लेना था आपको
N2Cl। हाँ, तो इस तरीके से ये आपको बन जाती है ब्रोमोबेंजीन। तो ये कहलाती है गाटरमान रिएक्शन। इसी के साथ साथ अगर आप HCl से अभिक्रिया करा रहे हैं और कॉपर पाउडर ही लिया है, देखो HCl से अभिक्रिया हो रही है तो क्या आके जुड़ेगा, Cl। तो बेंजीन के रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा Cl और इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन, और ये नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगी। तो गाटरमान रिएक्शन की यही पहचान होती है जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड पर कॉपर पाउडर की उपस्थिति में या तो HCl की अभिक्रिया कराई या HBr की। तो इस तरीके से बेंजीन की रिंग पे वही हैलाइड का अणु आके जुड़ जाता है और नाइट्रोजन बाहर हो जाती है। इसे ही कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। बस गाटरमान रिएक्शन में यहाँ कॉपर पाउडर लेना है, यहाँ अलर्ट रहना है। अगर सैंडमायर अभिक्रिया आए तो सैंडमायर अभिक्रिया भी देख लीजिए। सैंडमायर अभिक्रिया भी बनती बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से है। लेकिन अब आप देखिए, अगर आपने कॉपर पाउडर की जगह क्यूप्रस क्लोराइड लिया है CuCl, क्या लिया है CuCl, कॉपर पाउडर ना लेके CuCl ले लेते हैं और बेंजीन की रिंग पे आ जाता है Cl, तो क्लोरोबेंजीन तो बनती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस निकल के जाती है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस निकल के गई थी और Cl माइनस का अणु भी निकल के बाहर हो जाता है। तो अब आप देखिए क्लोरोबेंजीन तो बनी, अंतर क्या है गाटरमान में और सैंडमायर अभिक्रिया में, बस वहां कॉपर पाउडर लिया है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लेनी है, यही अंतर है। इसी तरीके से यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेनी है तो ब्रोमाइड आ जाएगा। और अगर साथ के साथ HBr तो लेना ही है, HCl तो लेना ही है, और अगर ले लेते हैं Ki तो आयोडीन आके जुड़ जाएगी। और अगर आपने लिया है HbF2, NaNO2 की उपस्थिति में HbF2 तो फ्लोराइड आके जुड़ जाती है। इस तरीके से आप सैंडमायर अभिक्रिया से कोई सभी हैलाइड का अणु बना सकते हैं, जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए। अगर आपसे कहेगा क्लोरोबेंजीन बनाने को तो फिर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl ले लेना है। इस तरीके से आप सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में अंतर कर सकते हैं। आइए अंतर भी देख लेते हैं। इन दोनों रिएक्शन में अंतर देखिए, देखो यहां लिया है क्यूप्रस क्लोराइड, अगर हम बात कर रहे हैं सैंडमायर अभिक्रिया की, और अगर हम बात करें गाटरमान रिएक्शन की तो यहां लिया है कॉपर पाउडर। दोनों में अंतर यही होता है, बस यहाँ कॉपर पाउडर लिया है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लिया है, बस दोनों में अंतर यही लेना है। और दोनों में बनता सेम प्रोडक्ट ही है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। तो बस अंतर कॉपर पाउडर का और क्यूप्रस क्लोराइड का है, ये अंतर हो गया आपकी इस अभिक्रियाओं का। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया, ये तो लगातार एग्जाम में आती ही है, इसको भी समझ लीजिए। जब भी आपके एग्जाम में कोल्बे अभिक्रिया आए तो आपको बहुत अलर्ट होकर ये समीकरण करनी है। इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले जब भी कोल्बे रिएक्शन कहे तो आप समझ जाओ अभी आपको लेना है एक तो फिनोल, जिसे कहते हैं C6H5OH, ये फिनोल होता है, या इसको ऐसे लिख देते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर OH। एक तो फिनोल लेना है। फिनोल की अभिक्रिया रिएजेंट के रूप में आपको लेना है NaOH की उपस्थिति में CO2 से क्रिया करा दो। कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे विधि का मतलब है CO2 से अभिक्रिया। अब CO2 से अभिक्रिया करते ही सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, जिसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और इसका अनुसूत्र अभी बताया था, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH और COOH का आना ही क्या कहलाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। इसका मतलब याद क्या करना है आपको कि रिंग के ऊपर क्या आ जाता है? COOH ग्रुप का आना ही कोल्बे अभिक्रिया होती है, अर्थात CO2 का COOH में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड का COH में बदलना, कोल्बे विधि। अब कैसे करते हैं इस अभिक्रियाओं को? आइए अभिक्रिया भी एक बार देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। अगर एग्जाम में ये अभिक्रिया आपसे पूछी जाए तो कोल्बे अभिक्रिया कैसे करते हैं ये समझा देते हैं। चलिए देख लेते हैं कोल्बे अभिक्रिया को कि कैसे ये अभिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है फिनोल। फिनोल देखिए, ये लिया आपने फिनोल, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगाइए, ये आपने लिया है फिनोल, और इसकी अभिक्रिया कराइए CO2 से
NaOH की उपस्थिति में। अब क्या होता है, अब बस आप यहां समझिए, ये जो होता है ये तो OH है ही, इसकी बेंजीन के रिंग के ऊपर ओ तो यहां पोजीशन पे COO आके जुड़ जाएगा और जल बाहर हो जाएगा। जल बाहर, ये Na यहां आके जुड़ जाएगा, COO ये बन जाएगा। और इसका भी जब अम्लीयकरण करेंगे, HCl के द्वारा अम्लीकरण करते हैं HCl की उपस्थिति में, तो क्या होता है, ये Na तो Cl को लेके बाहर हो जाता है, ये देखिए NaCl तो हो जाता है बाहर और यहां आ जाता है COOH ग्रुप। ये हाइड्रोजन यहां Na की जगह आ जाएगी। जब NaCl बाहर हो जाएगा तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, जिसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इस तरीके से कोल्बे विधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, आप इस समीकरण को करके आ सकते हैं। बस कोल्बे विधि में आपको याद रखना है CO2 का COOH आके ग्रुप पे जुड़ना, ये थी कोल्बे विधि। नेक्स्ट विधि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए, राइमर टाइमन अभिक्रिया, ये भी नाम से पूछी जाती है, राइमर टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको लेना है फिनोल, ये भी फिनोल पे ही होती है, और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा देनी है NaOH की उपस्थिति में इससे फिनोल से। तो क्या होता है, बेंजीन की रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है और बनता है सैलिसैल्डिहाइड। अब सैलिसैल्डिहाइड का सबसे पहले आप सूत्र नोट करिए, बेंजीन की रिंग के ऊपर, यानी कि यहां तो फिनोल ही रहेगा, CHO ग्रुप आके जुड़ जाना, इसे ही कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, और इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यही होता है। और याद कैसा लिखना है, बेंजीन की रिंग पे CHO ग्रुप का आके जुड़ना ही राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाता है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हुए आपको करना है। आइए समझा देते हैं कि ये कैसे होती है अभिक्रिया। चलिए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं कैसे होनी है ये अभिक्रिया। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अब आप समझिए इस अभिक्रिया को भी। ये अभिक्रिया आपको करनी कैसे है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले जब आपको लेना है फिनोल, क्योंकि फिनोल पे ही होती है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये लिया आपने फिनोल, जब इसकी क्रिया कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में, अब आप समझिए, जैसे ही ये कराते हैं तो अब आप देखिए, एक Na का अणु यहां से Cl के अणु को लेके बाहर हो जाएगा, NaCl यहां से बाहर हो जाएगा, एक तो ये बाहर हुआ, और एक Na का अणु यहां से ये H का और ये OH जहल बाहर हो जाएगा, और एक Na यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखिए O। जब ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गई इस OH के साथ, तो ये Na का अणु यहां आ जाएगा ONa। तो देखिए एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, दो Na के अणु लगे तो यहाँ दो लिख दीजिए। अब दो जैसे यहाँ हुए तो यहाँ भी संतुलित करने के लिए दो लगाइए। तो और क्या हुआ है, यहाँ क्या ग्रुप बचा, CHCl2 बचा ना, एक Cl तो पहले ही Na के साथ बाहर हुआ, तो यहाँ बचा CHCl2, CHCl2 यहाँ बचा। अब आप देखिए, अब इसका आगे भी ये जो तत्व बना, इसकी दोबारा फिर NaOH से अभिक्रिया कराइए, NaOH से दोबारा अभिक्रिया होती है, तो होता क्या है, अब यहां भी समझिए, ये NaCl फिर बाहर हो जाता है, NaCl बाहर और OH भी बाहर, जल का अणु भी दोबारा फिर बाहर हो जाता है। तो अब आप इसे समझिए, ये क्या बनता है ये भी देख लीजिए। बेंजीन की रिंग पे ऊपर तो ONa तो है ही, और यहां CHO ग्रुप आके जुड़ जाता है CHO, क्योंकि Cl के दोनों अणु Na से बाहर हो गए, तो यहां भी संतुलित करेंगे तो 2 लगा दीजिए, तो NaCl बाहर, 2NaCl बाहर, 2NaCl बाहर हो जाता है। इसके साथ साथ ये बन गया, और अब इसका जैसे ही ये बना, इस तत्व को यहां दोबारा लिख देते हैं, अब समझिए ONa और यहां है CHO, इसका फिर अम्लीकरण कहते हैं HCl की उपस्थिति में, तो यहां से NaCl फिर बाहर हो जाता है और H का अणु आके जुड़ जाता है, और देखिए बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अणु बन गया। यही थी
राइमर टीमन अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको नोट कर लीजिए और तुरंत ही आपसे यह अभिक्रिया बनानी आ जाएगी। अब थोड़ा सा अगर इनमें अंतर देखें, देखिए अंतर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड, ये आप देखो ये बनाया है सैलिसिलिक अम्ल, तो ये होता है, ये गलत है यहाँ, ये होता है अगर बेंजीन की रिंग पे COOH आता है कोल्बे विधि में, और अगर बेंजील्डिहाइड बनता है OH और यहाँ CHO, तो बेंजील्डिहाइड बनता है तो ये कहलाता है सैलिसिल्डिहाइड, तो राइमर टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अगर फिनोल से चाहिए कोल्बे, याद करने का तरीका, फिनोल से चाहिए कोल्बे या फिनोल से चाहिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनने का तो राइमर टीमन अभिक्रिया का द्वारा बनता है, और अगर बना रहे हैं एसिड तो कोल्बे विधि के द्वारा बनता है, एसिड बना रहे हैं तो कोल्बे विधि से, और डाइएजोनियम से बनाते हैं हैलाइड या साइनाइड लगाते हैं तो सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। बस ये याद कर लीजिए इतना ही। इसके बाद अब आप देखिए संघनन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब संघनन अभिक्रियाएं में देखिए, इसे थोड़ा सा नोट करिए पहले, एसिटेल्डिहाइड का एसिटेल्डिहाइड के अणु से जुड़ना NOH की उपस्थिति में, तो ये कहलाता है संघनन अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NOH से करा देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NOH से होते ही मैथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है, तो ये कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लीजिए, समीकरण भी देखेंगे। अगर कलीमेंशन अपचयन, देखो यहाँ अपचयन की बात है, अपचयन का मतलब होता है जिस पे भी कीटो ग्रुप होता है, ये CO ग्रुप वाला, चाहे वो एल्डिहाइड हो RCHO या कीटोन हो RCOR, दोनों पे कीटो ग्रुप होता है, तो कीटो ग्रुप का CHO ग्रुप में बदल जाना जिंक अमलगमित जिंक और HCl की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ये समझ लीजिए। और वुल्फ किस्नर अपचयन भी समझिए, ये भी यही होता है, CO ग्रुप का CHO ग्रुप में बदल जाना, लेकिन ये होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में, दोनों ही सेम होती है, बस दोनों में अंतर क्या होता है, अगर CO ग्रुप बदल रहा है CH2 ग्रुप में अमलगमित जिंक के द्वारा HCl की उपस्थिति में तो है रिडक्शन कलीमेंशन, और अगर हो रहा है हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो है वुल्फ किस्नर। इनके समीकरण देख लीजिए एक बार, देखिए एल्डोल संघनन समझा देते हैं। यह है एल्डोल संघनन में कैसे होता है एल्डोल संघनन, ये अभी समझाता है। पहले कैनिजारो अभिक्रिया देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का NOH से अभिक्रिया होने पर मैथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है, तो ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है, इसको ही नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नोट कर लीजिए। इसके साथ कलीमेंशन अपचयन देखिए, कलीमेंशन अपचयन कैसे होता है और वुल्फ किस्नर अपचयन, ये दोनों मैं अभी आपको समझा देता हूं, और ये देखिए बस इसको बस समझ लीजिए। इन एल्डोल संघनन देख लीजिए, एल्डोल संघनन को मैं समझा देता हूं। एल्डोल संघनन होता कैसे है ये देखिए, एल्डोल संघनन समझ जाइए और फिर आपकी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। जो एसिटेल्डिहाइड होता है CH3, ऐसे लिखे एसिटेल्डिहाइड को, यानी कि CH3CHO को आप ऐसे लिखिए, और जब दोबारा भी इसी को इस तरीके से लिखिए ऐसे HCH और CHO, एक तरफ सीधा लिख दीजिए, एक तरफ ऐसे उल्टा कर दीजिए, ये हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु मिल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया होती है ये। अब आप देखिए क्या होता है, अब बनेगा क्या, CH3, यहां देखिए C, ये तो ऐसे ही H, और ये O इधर आके H ऐसे जुड़ जाएगा, OH यहां आ जाएगा, और फिर इसे ऐसे ही जोड़ दीजिए CH, H और CHO, तो यही कहलाता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन पे एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड से, कीटोन का अणु कीटोन से भी जुड़ सकता है, और कीटोन का अणु एल्डिहाइड से भी जुड़ सकता है, तो ये कहलाता है एल्डोल संघनन। अगर अब आप करें अपचयन की बात, अब देखिए RCOR, ये ले लीजिए कीटोन, इस तरीके से ये CO ग्रुप है, जब इसका अपचयन करते हैं अमलगमित जिंक ZnHCl के द्वारा, तो ये जो था CO ग्रुप R CH2 में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा,
यहाँ ये वाला, और साथ के साथ जल बाहर हो जाएगा। इस तरीके से 4 अणु लगते हैं जब संतुलित करोगे तो एल्केन बनती है। ये बन गई एल्केन। तो कीटोन से का अपचयन अमलगमित जिंक के द्वारा होता है, तो ये कलीमेंसन अपचयन, ये हुआ कलीमेंसन। वुल्फ किस्नर भी देख लीजिए, आर आर सी ओ। ये वुल्फ किस्नर में आपको क्रिया करानी है हाइड्रोजन से, NH2 NH2, ये हाइड्रोजन से क्रिया कराइए। और जब ये क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले समझिए, आर आर सी डबल बॉन्ड O होता है ना, ये O निकल जाएगा, यहां से जल बाहर हो जाएगा, ये H2 का अणु बाहर हो जाएगा। तो क्या बचा, NH2। ये हाइड्रोजन का अणु ऑक्सीजन के अणु से जल के रूप में बाहर हो जाएगा, ये बनेगा। और जब इसको गर्म कर देंगे तो यहां से N2 बाहर हो जाएगी। तो देखिए बन गया RrCH2। देखो ऊपर वाले में भी यही बना है और यहां भी यही बना है। तो ये कहलाता है वुल्फ किस्नर अपचयन और ये कहलाता है क्या, कलीमेंसन अपचयन। दोनों में अंतर देख लिए, बनता दोनों में सेम प्रोडक्ट ही है। तो इस तरीके से ये आपके नाम की अभिक्रिया हुई। एक बार अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो अभिक्रिया। देखिए अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, CH3CHO लिखिए। जिस कार्बन से एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, इसके पीछे वाला कार्बन पे हाइड्रोजन होना, ये कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। अब फॉर्मेल्डिहाइड देखिए HCHO, इसके पीछे जब कार्बन ही नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो अभिक्रिया करनी है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होता है। ये दोनों संघनन मैंने आपको समझा दिए। रिडक्शन में एसिड बेस में रिडक्शन करते हैं अम्ल के द्वारा तो कलीमेंसन अपचयन, और अगर बेसिक में कहते हैं यानी कि हाइड्रोजन से तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इस तरीके से आपने इसमें नाम की अभिक्रियाएं जानी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।